मेहमानों के सामने सास और सीक्रेट रूम में सास। बहू, एक और बार तू हमारी बात मान ले। आज हमारे बहुत जरूरी मेहमान आने वाले हैं। उनके सामने बस हमारी इज्जत रख लेना। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है। पूरे समाज में हम लोगों का बहुत नाम है और कोई भी नहीं जानता कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। सारिका, प्लीज हमारी इज्जत रख लेना। हाँ सारिका, अगर तुम मेहमानों के सामने इस तरह से गई तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ सारिका, इतने सालों तक तुमने अपना जो रूप दिखाया है वही रूप दिखाना। अगर मेहमानों को तुम्हारा ये रूप पता चल गया तो हमारा खानदान मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। आज रुक्मणी जी के घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे, लेकिन रुक्मणी जी का पूरा परिवार उनकी छोटी बहू सारिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। लेकिन पूरे परिवार की रिक्वेस्ट करने के बाद भी सारिका जी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सभी मेहमान घर में आ जाते हैं। नमस्ते बेटा, आओ पधारो, सोफे पर बैठो आराम से। आइए मिस्टर एंड मिसेस सिंह, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, हमारे ड्राइवर ने अपने आप यहाँ तक पहुँचा दिया हमें। वैसे मुकेश जी, आपकी पत्नी सारिका जी नहीं दिखाई दे रही? आज ना ही दिखाई दे तो अच्छा है। आज तो इतनी विनती करने के बाद भी राजी नहीं हुई वो। मैं यहाँ हूँ। प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? मैं बस आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। रामू, मेहमानों को चाय नाश्ता लगाओ। आइए आप लोग डाइनिंग एरिया में। सारिका जी, जो थोड़ी देर पहले तक एक मिनी स्कर्ट और टॉप में घर वालों से अपनी मिन्नतें करवा रही थी, वह इस समय बनारसी साड़ी में बहुत सारे गहने और घूंघट के साथ मेहमानों के सामने खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर काफी ज्यादा लकी है आप रुक्मणी आंटी जी, वरना आजकल की नई नवेली बहू को देखिए कैसे घर में आते ही जीन्स टॉप पहनना शुरू कर देती हैं। और आपकी छोटी बहू सारिका को देखिए, शादी को 25 साल हो गए लेकिन अभी तक इनका घूंघट नहीं जाता। वो तो हम जानते हैं क्या क्या हटा है और क्या क्या नहीं हटा है। जो भी हो, हमारे मेहमानों के सामने इसने कम से कम हमारी इज्जत तो रख ली। सही कह रही हैं आप। वैसे मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं ये छोटे छोटे कपड़े। घर की बहू और एक औरत की असली पहचान तो साड़ी और गहनों से होती है। वो बहू ही क्या जो गृहस्थी ना संभाल पाए। सही कहा ना माँ और भाभी? अरे हाँ हाँ सारिका, मिसेस सिंह, हमारी सारिका तो सच में बहुत ही गुणी और संस्कारी है। न जाने आने वाली बहुएं कैसी आएंगी। अब आप लोग बातें करते रहेंगे या फिर कुछ खाएंगे पिएंगे भी? सारिका सभी मेहमानों को डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती है और उन्हें आदर के साथ बहुत सारा नाश्ता और खाना खिलाती है। नाश्ता और खाना खाने के बाद मेहमान कुछ देर रुककर अपने घर चले जाते हैं और मेहमानों के जाने के तुरंत बाद सारिका जी भी अपने कमरे में चली जाती है और 10 मिनट Oh my God, this was too irritating. How can I manage all this? यार, आप लोग अचानक कैसे फंक्शन रख लेते हो? आप लोगों को पता है ना, मुझसे ये साड़ी और गहने नहीं पहने जाते। ऊपर से संस्कारी ड्रामा ऑल भी करो। बहू, ये सब ड्रामा नहीं होता। ये एक अच्छे घर की बहू की पहचान होती है। लेकिन तूने तो सारी शर्म ताक पर उठा कर रखती है। अरे घर में तू ये भद्दे भद्दे कपड़े पहनकर रहती है। कम से कम मेहमानों के सामने तो ठीक से रहा कर। हो प्लीज मम्मी जी, अब आप लेक्चर मत दीजिए। और अब तो मैंने ये सब कर दिया, लेकिन अब से नहीं करूंगी। दरअसल सारिका जी को साड़ी गहने पहनना और एक संस्कारो बहू की तरह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारिका जी हमेशा छोटे छोटे कपड़ों में मॉडर्न बनकर अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी रहती हैं। लेकिन रुक्मणी जी की समाज में बहुत इज्जत है, जिसकी वजह से जब भी उनके घर मेहमान आने वाले होते थे, सभी लोग सारिका जी के हाथ पैर जोड़कर उन्हें संस्कारी बहू की तरह दिखने के लिए कहते थे। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मेहमानों के जाने के बाद सारिका जी पूरे परिवार पर बरस रही थी। तभी अचानक उनका फोन बजता है और वह तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। अभी तो ये इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। आखिर ऐसा क्या है इसके फोन में जो फोन बजते ही तुरंत ही अपने कमरे में चली जाती है? मुझे भी नहीं पता माँ। पता नहीं उसने अलग कमरा क्यों बनवाया है अपने लिए। खैर, हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। बाय। इस तरह सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और कुछ दिन बाद दोपहर में छत पर साधना बहू, मैं ऋषभ के लिए एक लड़की देखी है। गांव की है। हमें आज शाम को उसे देखने के लिए जाना है। अम्मा जी, आपने जांच पड़ताल कर ली है ना? कहीं हम पहले वाली गलती दोबारा ना दोहरा दे। चिंता मत कर बहू, दी एक बार होती है, 2 बार नहीं।
इस बार तो मैं अपने तरीके की बहू लेकर आऊंगी। दोनों सास बहू आपस में बातें करके नीचे हॉल में आती है और हॉल में आकर, सारिका बहू, आज हम लोग तेरे बेटे ऋषभ के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। लड़की मेरे पसंद की और मेरे ही गांव की है, तो तू शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। ओके, ठीक है मॉम। शाम के समय सभी लोग तैयार होकर सारिका जी का इंतजार कर रहे होते हैं। सारिका, अरे ओ सारिका, अब अपने रूम का दरवाजा खोलो भी, हमें लेट हो रहा है जाने के लिए, चलो जल्दी से। मुकेश जी की आवाज लगाते ही सारिका जी अपने रूम का दरवाजा खोलती हैं और एक कट स्लीव और बैकलेस गाउन में बाहर निकल कर आती हैं। उन्हें ऐसे देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सारिका, तुझे दोपहर में ही समझाया था ना, हम तेरे बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं जा रहे। एक सास की तरह गहने और साड़ी करा। ओह प्लीज मॉम जी, क्या आप मेरे लिए बहू भी अपनी तरह गांव जैसी लेकर आने वाली है? मुझे मेरे जैसी मॉडर्न बहू चाहिए। हाँ, जिस तरह पिछले 25 सालों से हम तुम्हारी मन्नतें करते आए हैं, तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ते आए हैं, वैसे ही आने वाले 25 सालों तक तुम्हारी बहू के सामने हाथ पैर जोड़े। जाओ चुपचाप अपने कपड़े बदल कर आओ। ठीक है, मैं चेंज कर लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। लौट कर आकर आप लोगों को मुझे एक स्लीवलेस गाउन और आईफोन 17 प्रो मैक्स दिलवाना होगा। हाँ ठीक है, हम दिलवा देंगे। अब तुम जल्दी से एक संस्कारी सास की तरह कपड़े बदल कर आओ। सारिका जी हमेशा इसी तरह अपनी हर जायज और नाजायज डिमांड्स परिवार से जबरदस्ती पूरी करवाती थी। इसके बाद सारिका जी कपड़े बदल कर आती हैं और सभी लोग ऋषभ का रिश्ता पक्का करने जाते हैं। और जब रिश्ता पक्का करके लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में, आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे लौटते समय एक आईफोन 17 प्रो मैक्स और गाउन दिलवाओगे। देखो, वो रही शहर की सबसे बड़ी कपड़ों का शोरूम। मुझे अभी वहाँ लेकर चलिए। अरे तुम कल ले लेना, आज रात बहुत होने वाली है, घर चलो। नहीं नहीं, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, तो मैं तो अभी ही गाउन खरीदूंगी। सारिका जी गाड़ी में ही जिद पर आ जाती हैं और मजबूरन सभी लोगों को शोरूम में गाउन के लिए जाना पड़ता है। शोरूम के अंदर जाकर, सर, मुझे अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लैक कलर का स्लीवलेस और बैकलेस गाउन दिखाइए, जो बहुत ही हॉट और प्रिटी हो। मैडम, ये गाउन आपको किसके लिए चाहिए? आपकी बेटी या बहू के लिए? हम इस टाइप में आपको दिखाएंगे। ओ प्लीज, मुझे मेरे पहनने के लिए गाउन दिखाओ। दुकान वाला गौर से सारिका जी को देखकर खुद से, हे भगवान, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, क्या जमाना आ गया है, इतनी बुढ़ी औरतें अब ऐसे कपड़े पहनेगी। राजू, मैडम के लिए एक क्लासिक गाउन दिखाओ। शोरूम पर सारिका जी कम से कम 40 गाउन देखती है और 2 घंटे बाद उन्हें एक बहुत ही अतरंगी सा नेट वाला गाउन पसंद आता है। वो उसे ले आती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। साधना बेटा, हम लोगों को खरीदारी करने के लिए चलना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरे बेटे की शादी है, तो मुझे खरीदारी करने नहीं लेकर जाएंगे आप? सारिका बेटा, हम लोग घर की बहू के लिए खरीदारी करने जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे साड़ी की दुकान पर, लेकिन तुम्हारा तो साड़ियों से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, तो तुम जाकर क्या करोगी? लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती, शादी मेरे बेटे की है, तो मुझे तो शॉपिंग पर चलना चाहिए ना। सारिका जी सभी लोगों से शॉपिंग पर जाने के लिए बहस करने लगती है, लेकिन अचानक से उनका फोन बजता है और वो अपनी जिद छोड़कर तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद, देखा मुकेश, तूने आज भी वही हुआ। जैसे ही इसका फोन बजता है, ये तुरंत ही अपने कमरे में चली जाती है। अभी थोड़ी देर पहले तक हमसे कितना लड़ रही थी और अब सीधी अपने कमरे में चली गई। कुछ तो इसके कमरे में ऐसा है जो हमें नहीं पता। आप ये सब छोड़ो अम्मा, अच्छा है हमारी जान बची। अगर हमारे साथ कपड़े खरीदने जाती तो हमारी ही बेइज्जती होती। सभी लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केट चले जाते हैं। बाजार में जाकर रुक्मणी जी और साधना जी अपने होने वाली बहू के लिए बहुत सारी साड़ियां और गहने खरीदती है। साड़ियां और गहने खरीदने के बाद सभी लोग वापस लौटकर घर आते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद आज ऋषभ की शादी थी और फेरों के समय, लड़के की माँ को बुलाए। सारिका, फोन छोड़ दो, आज तुम्हारे बेटे की शादी है, फोन थोड़ी देर बाद चला लेना, पंडित जी बुला रहे हैं। एक तो आप लोग मुझे जबरदस्ती इतने इरिटेटिंग से कपड़े और गहने पहनाकर लेकर आए हैं,
उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं अपनी सहेलियों के साथ फोन पर भी बात ना करूं? इट्स टू मच। मैं ये सब बहुत देर तक नहीं झेलने वाली। अच्छा ठीक है, बस अपने बेटे की शादी हो जाने दो। हमारे बेटे का रिश्ता बहुत ही संस्कारी खानदान से जुड़ा है। बेमन से मुकेश जी की बात मानकर सारिका जी अपनी बेटी की शादी में सारी जिम्मेदारियां निपटाती है और गृह प्रवेश के दौरान सारिका बहू, अपनी बहू का गृह प्रवेश तो करो। जैसे ही सारिका जी गृह प्रवेश करने के लिए आगे आ रही होती है, तभी अचानक उनका फोन बजता है और फोन पर बात करते ही तुरंत वो थाली साधना जी को पकड़ा देता है। भाभी, ये गृह प्रवेश वगैरह की रस्म आप ही कर लो। मैं जा रही हूँ मेरे रूम में, मुझे काफी थकान हो रही है। ऐसा कहकर सारिका जी अपने कमरे में चली जाती है। सारिका जी का बदला हुआ ये रूप देखकर नई बहू ऋतु को कुछ अटपटा लगता है, लेकिन रुक्मणी जी और साधना जी मिलकर जैसे तैसे गृह प्रवेश की सारी रस्म को पूरा करती है और अगले दिन प्रणाम दादी जी। प्रणाम ताई जी। दादी जी, मम्मी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या हुआ, अभी तक सोकर नहीं उठी हैं? इस सारिका की वजह से आज पहले ही दिन नई बहू के सामने इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। एक काम करो बहू, तुम्हारी सास अपने कमरे में ही होगी। जाओ, जाकर उन्हें बुला लो। अपनी ताई सास के कहने पर ऋतु अपनी सास के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वह कमरा खोलती है तो देखती है कि कमरे में कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी सास की हंसने की आवाज आ रही थी। ऋतु थोड़ा हैरान होती है, लेकिन तभी ऋतु, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। आओ दादी, तुम्हें पूजा करने के लिए बुला रही है। अरे हाँ, आ रही हूँ, 2 मिनट रुको। ऋषभ की आवाज सुनते ही ऋतु तुरंत ही कमरे से बाहर चली जाती है। मंदिर में सभी लोग पूजा के लिए खड़े होते हैं, लेकिन उस समय भी ऋतु की सास सारिका जी वहां मौजूद नहीं होती है। ऋतु को ये सब देखकर हैरानी होती है, लेकिन फिर से किसी से उसे पूछने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो बात को टाल देती है। उसी दिन रसोई में आज मेरी पहली रसोई है ताई जी। मम्मी जी तो यहाँ पर नहीं है, तो आप मुझे बता दो कि खाने में क्या क्या बनेगा। आज खाने में तुम सिंपल से ओटमील बना लो, मैं तो वही खाऊंगी। पीछे से अपनी सास की आवाज सुनकर ऋतु पीछे मुड़कर देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी साथ सारिका जी जीन्स और टॉप में वहां खड़ी होती है। अपनी सास का यह रूप देखकर ऋतु खड़ी की खड़ी रह जाती है और जब सारिका जी वहां से चली जाती है तब दादी जी, ताई जी, आखिर ये सब क्या था? मम्मी जी इस तरीके से, क्या वो हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हैं? बेटा, अब तो तुम इस घर में आ ही गई हो, तो तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तो तुम अपनी पहली रसोई में खीर और हलवा पूरी सब्जी बना लो। अपनी दादी सास के कहने पर ऋतु अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है और सबके लिए खाना बनाती है। सभी लोग डाइनिंग हॉल में ऋतु के हाथ का खाना खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन ऋतु की नजर जीन्स टॉप पहने हुए मोबाइल चलाती हुई उसकी सास पर ही होती है। खाना खाने के बाद हाल में आज तेरी बहू की मुंह दिखाई है और मुंह दिखाई में सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग आने वाले हैं, तो तुझे पता है तुझे क्या करना है। यस मॉम, आई नो, लेकिन आपको भी पता है ना मुझे बदले में क्या चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हारा गोवा का ट्रिप करवा देंगे, चिंता मत करो। बस तुम आज हमारी इज्जत रख लेना। शाम के समय सभी लोग तैयार होते हैं और ऋतु एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा और डायमंड के गहने पहनती है, जिससे वो बिल्कुल अप्सरा लग रही होती है। मुंह दिखाई के लिए बहुत सारे मेहमान घर में आए हुए होते हैं और सभी को केवल सारिका जी की चिंता होती है। हे भगवान, आज ये हमारी नाक न कटवा दे। रुक्मणी जी अपने मन में सोच ही रही होती है, तभी सारिका जी अपनी वही बनारसी साड़ी पहनकर, घूंघट लेकर और बहुत सारे गहने पहनकर पीछे से आती है। प्रणाम आप सभी को। ऋतु अपनी सास का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है और पूरी मुंह दिखाई के समय बिल्कुल सुशील और संस्कारी सास बनने का दिखावा करती है। और सभी मेहमानों की जाने के बाद ओह माय गॉड, दिस वाज टू मच। इन कपड़ों को पहनकर मुझे इरिटेशन होती है। पता नहीं मेरे घर वाले ये सब क्यों नहीं समझते। खैर, मैं जा रही हूँ अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए। इसके बाद सारिका जी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद
लीजिए, मैंने आप सभी के लिए आज कस्टर्ड बनाया है। आप सभी टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। अरे वाह, ये कस्टर्ड खाकर तो मजा आ गया। बहू, हमने तो पहली बार ऐसी नई चीज खाई है। सच में इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। सभी लोग कस्टर्ड की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ऋतु, दादी जी, मम्मी जी कहाँ गई? मैं उनको भी कस्टर्ड दे देती। अपने कमरे में गई वो। जा, उसको वही जाकर कस्टर्ड खिला। ऋतु कस्टर्ड की कटोरी लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास कमरे में है ही नहीं। लेकिन सास के कमरे में से बहुत तेज गाने की और हंसने की आवाज आ रही थी। ऋतु को देखकर हैरानी होती है और वो कस्टर्ड की कटोरी वहीं रखकर बाहर आ जाती है। और इसी तरह 1-2 दिन और बीत जाते हैं। और एक दिन, आज तो शायद काम वाली काम करने नहीं आएगी, मुझे ही पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ। ऋतु घर की झाड़ू लगा रही होती है और जैसे ही वो सारिका जी के कमरे के बाहर झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसे सारिका जी के कमरे से बहुत तेज तेज गानों की और पार्टी करने की आवाज आ रही होती है। आखिर ये सब माजरा क्या है? मम्मी जी के कमरे से इतनी तेज तेज गानों की आवाज क्यों आती है? मुझे पता लगाना होगा। ऋतु अपनी सास के कमरे में जाती है और चुपचाप पर्दे के पीछे छुप जाती है। तभी सारिका जी अपने कमरे में बने हुए एक सीक्रेट रूम से बिकनी ड्रेस पहनकर बाहर निकलती हैं और वॉशरूम में जाती हैं। इस दौरान तेज कदमों से ऋतु अपनी सास के उस सीक्रेट रूम के अंदर घुस जाती है और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरी सास तो मेहमानों के सामने अलग रूप में रहती है और ये सीक्रेट रूम में अलग रूप में। इस कमरे में तो कितनी सारी ड्रिंक, जुए का सामान और मेरी सास की कैसी अजीब अजीब तस्वीरें रखी हुई हैं। और तो और इस कमरे को इन्होंने पूरा क्लब बनाया हुआ है। ऋतु अपने मन में ये सब चीज सोच ही नहीं होती है। तभी अचानक उसे अपनी सास की आने की आवाज आती है और वह तुरंत सीक्रेट रूम से निकलकर बाहर चली जाती है। उसी समय, ऋतु बहू, मैं और तेरी ताई जी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम लोग 1 हफ्ते में लौट आएंगे। तब तक तू घर का ख्याल रखियो। हमें तेरी सास से कोई भी उम्मीद नहीं है। हे भगवान, अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मैंने मम्मी जी के कमरे में क्या देखा? चलो कोई बात नहीं, इन सब लोगों के लौट कर आने के बाद इन्हें बता दूंगी। अपने मन में ऐसा सोचकर ऋतु सभी के पैर छूती है और सभी को विदा करती है। और सभी के 4 धाम पर जाने के बाद हमेशा ऋतु की नजर अपनी सास के सीक्रेट रूम पर रहती है। एक दिन, ऋतु, मेरी कुछ सहेलियां घर पर आने वाली है। मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा सा चाउमीन वगैरह बना देना और मेरे रूम में ले आना। ठीक है मम्मी जी, मैं ले आऊंगी। सारिका जी के कहने पर ऋतु सास की सहेलियों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और सारा खाना लेकर सास के कमरे में जाती है। लेकिन जब सास के कमरे में पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अभी तो ये लोग सब कमरे में आई थी, लेकिन सब लोग चली कहाँ गईं? शायद सीक्रेट रूम में गई होगी। ऋतु चुपके से सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलकर देखी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सारिका जी अपनी सारी सहेलियों के साथ मॉडर्न गानों पर डांस कर रही होती है और ड्रिंक कर रही होती है। लेकिन तभी 2 लड़के अचानक से पीछे के दरवाजे से उसे सीक्रेट रूम में आते हैं और चाकू निकाल लेते हैं। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वी आर फ्रेंड्स ना। मैंने कहा तो है कि मैंने जो पैसे हारे हैं वो मैं तुम्हें चुका दूंगी। देख, चुकाने तो तुझे अभी पड़ेंगे। पूरे 20 लाख रुपए हारी है तू। जब तेरे पास पैसे नहीं होते तो खेलती ही क्यों है? अरे तुम लोग गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? वो तो मैं गहने पहनती नहीं हूँ, वरना मेरे पास बहुत सारे गहने होते हैं। मेरे सारे गहने मेरी सास के पास हैं। एक बार वो तीर्थ से वापस आ जाए, फिर मैं वो सारे गहने लेकर तुम्हें दे दूंगी। तुम अपने पैसे चुका लेना। सारिका जी के वो गुंडे दोस्त सारिका जी को धमकियां दे रहे होते हैं। तभी, पापा जी, ऋषभ ताऊ जी, जल्दी से आप इधर आइए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ऋतु को देखकर और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग आ जाते हैं। अरे ऋतु, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे मना किया था ना कि मेरे कमरे में नहीं आना है। फिर तू यहाँ पर क्या कर रही है? जा यहाँ से। नहीं मम्मी जी, आज मैं सबको आपकी सच्चाई बताकर रहूंगी। और ये लोग कौन है जो आपको धमका रहे हैं? आप यहाँ पर जुआ खेलती हैं और घर में किसी को पता भी नहीं है। सारिका जी ऋतु को कमरे से भगा रही होती है। तभी सभी लोग ऋतु की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं।
इस समय रितु की ताई सास और दादी सास भी तीर्थ से वापस लौट चुकी होती हैं। सभी लोग सारिका जी के कमरे में आते हैं और सीक्रेट रूम को देखकर, देखा मुकेश, मैंने तुझे कहा था ना कि कुछ ना कुछ तो इसके कमरे में ऐसा है जो ये फोन आते ही तुरंत अपने कमरे में भागती है। देखा, इसने इस कमरे में ये सीक्रेट रूम बना रखा है। ये क्या है सारिका? और ये रूम तुमने कब बनवाया? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर? और ये लड़के कौन है जो तुम्हें धमका रहे हैं? आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल ये मेरे ही दोस्त हैं। मैं यहाँ पर जुआ खेलती हूँ और मैं 20 लाख रुपए हार गई थी, जिस वजह से ये लोग मुझे धमकी दे रहे थे। सारिका जी के सब कुछ बताने के बाद मुकेश जी, उनके बड़े भाई और दोनों बेटे मिलकर उन दोनों गुंडों को पकड़कर बहुत मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। और उसके बाद आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। दरअसल मैं इन बंदिशे में रहना ही नहीं चाहती थी। मैं बिल्कुल मॉडर्न बनकर रहना चाहती थी और इसीलिए जब हमारा घर बन रहा था तो मैंने अपने लिए ये सीक्रेट रूम बनवाया। लेकिन आज रितु की वजह से इसका खुलासा हो गया और मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं घर में एक संस्कारी सास की तरह रहूंगी और मेरा रूप मेहमानों के सामने और सीक्रेट रूम में एक जैसा रहेगा। देर आए दुरुस्त आए। कम से कम तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। इस दिन के बाद सारिका जी का रूप मेहमानों के सामने और घर वालों के सामने संस्कारी वाला होता है और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं।